हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 11 से चैप्टर 1 का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पहले सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैप्टर को जो एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं आसानी से, तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें सेट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। उस इंट्रोडक्शन को अगर आप पढ़ लेते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं, तो एक्सरसाइज को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं फिर भी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ सके। इसके लिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो जैसा कि आपको जानकारी होगा या आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि सेट्स उसे कहते हैं जो कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। एक तो कलेक्शन होना चाहिए और दूसरा वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब कि जो सभी के लिए एक ही हो, सेम हो, अलग अलग ना हो। जैसे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ द मंथ स्टार्टिंग विथ द लेटर जे। तो हमें एक ऐसा कलेक्शन लेना है जो कि जे से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास 12 मंथ्स है, जनवरी टू दिसंबर, जिसमें से जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ्स हैं। मैं उस सेट को ए नाम देता हूं। ए इज इक्वल टू, पहले आएगा जनवरी, फिर आएगा जून और फिर आएगा जुलाई। तो इस सेट में सिर्फ 3 ही मंथ का नाम आ सकता है, जनवरी, जून और जुलाई, क्योंकि ये तीनों जे से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब जे से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ये सभी, कोई भी स्टूडेंट अगर इसे पढ़ता है तो वो यही कंक्लूजन निकाल सकता है कि इस कलेक्शन में सिर्फ 3 ये हो सकते हैं एलिमेंट्स, और वो जनवरी, जून और जुलाई। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये सेट नहीं है। सेट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि कोई अलग राइटर्स अच्छे हों, किसी और के अकॉर्डिंग कोई अलग राइटर्स अच्छे हों। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता कि द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया एज पर सो एंड सो लेटर, एज पर सो एंड सो पब्लिशिंग, या एज पर सो एंड सो न्यूज़पेपर, या जो मंथली मैगजीन्स आते हैं उसमें रैंकिंग दिया हुआ रहता है कि इंडिया के टॉप 10 राइटर्स कौन है, तो अकॉर्डिंग टू अगर वो स्पेसिफाई किया रहता है कि इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग 10 टॉप राइटर्स कौन है, तब वो सेट हो सकता था क्योंकि वो सभी के लिए वेल डिफाइंड है। लेकिन अब जबकि सिर्फ लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जो राइटर मुझे पसंद हो वो आपको पसंद नहीं हो। तो इस केस में ये सेट नहीं है। थर्ड ऑप्शन है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर वही कॉन्सेप्ट आता है कि 11 टॉप क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड अगर आप चूज करने के लिए जाते हैं, तो हो सकता है आपको कोई खिलाड़ी पसंद हो, कोई क्रिकेटर पसंद हो, मुझे ना पसंद हो। मेरे हिसाब से वो बेस्ट प्लेयर है, मेरे किसी और के हिसाब से कोई और बेस्ट प्लेयर है, इसलिए ये भी सेट नहीं हो सकता क्योंकि ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ, अगर इसमें ऐसा रहता है कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आईसीसी रैंकिंग ऑफ 2022 ऑफ 2021, तो वो स्पेसिफाइड हो जाता है, वो कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड हो जाता है, तब वो सेट्स हो सकता था। वो सभी लोगों के लिए वो आईसीसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग सेम ही हो सकता है, 11 प्लेयर सेम होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसलिए ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं है और ये सेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्कूल में सारे बॉयज को हम ये वेल डिफाइंड है या नहीं, ये कंफ्यूजन। तो ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है क्योंकि आप स्कूल रजिस्टर्स को निकाल के आप देख सकते हैं कि अभी स्कूल में कितने बॉयज हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। अगर ऐसा रहता कि मतलब कुछ और रहता जहां पर ये वेल डिफाइंड नहीं होता, तो फिर ये सेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल एट अ पर्टिकुलर टाइम, ऑल बॉयज सेम ही होंगे,
या आप उसको काउंट करें या कोई दूसरा स्टूडेंट काउंट करे या फिर कोई टीचर काउंट करे, रजिस्टर से जब आप देखेंगे तो वो सेम ही होंगे। ये इसलिए वेल डिफाइंड है और ये सेट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है और 2, 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ता है। तो अगर इस सेट को भी हम नाम देते हैं तो वो हो सकता है 1, इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं 1, 2, 3 इस तरह से एलिमेंट्स हो सकते हैं और अप टू 99 तक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। लेस देन 100 मतलब 100 को इंक्लूड नहीं करना है, लेस देन 100। तो जो सेट बना बी उसमें 99 एलिमेंट्स हुए, 1, 2, 3, 4 अप टू 99। तो ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है और ये कलेक्शन सेट बन जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने 10 नॉवेल्स लिखे हों या 15 नॉवेल्स लिखे हों, जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो आप पता कर सकते हैं, इंटरनेट से निकाल सकते हैं। मतलब वो वेल डिफाइंड है और सभी लोगों को पता है कि उन्होंने इतने नॉवेल्स लिखे हैं, जो भी है वो फिक्स है। ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। अब हम लोग नेक्स्ट जो 7th ऑप्शन है या 7th नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो जैसे कि हमें पता है इंटीजर किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4 अप टू -इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर में आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर अगर हम एक सेट लिखते हैं ए, तो इवन इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं, -2, 0, 2, 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए सेट है। हम बता सकते हैं कि 0, 2, 4 ये इवन नंबर्स हैं और -2, -4 ये भी इवन है और इंटीजर है। तो ये कलेक्शन सेट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक डाउट हो सकता है आपको, ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है और अप टू -इन्फिनिटी जा रहा है। तो जो मैंने चैप्टर डिस्कस किया है वो इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैंने बताया हुआ है कि ऐसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये सेट है, एक्चुअली ये इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सेट ही नहीं है, ये सेट है, इनफाइनाइट सेट है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 8th नंबर क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये भी ऑब्वियस है कि आप एक चैप्टर को देख सकते हैं और उसमें कितने सारे क्वेश्चन है आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो सभी बच्चों के लिए, किसी के लिए भी वो कलेक्शन बिल्कुल सेम होगा, इसलिए ये सेट है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए सेट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है कि एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं जो आपको डेंजरस लग सकता है, कुछ ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं जो किसी और को डेंजरस नहीं लग सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये सीमित भी नहीं है। आप एक लायन को डेंजरस रखते हैं, आप एक टाइगर को, एक कोबरा स्नेक को, लेकिन फिर ऐसे में डेंजरस होने का कोई डेफिनेशन नहीं है, कितना डेंजरस, कितना कम डेंजरस, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। आप इसमें सेट्स में सारे एनिमल्स को लिख नहीं सकते हैं कि आप कितने एनिमल्स को लिखेंगे, किसको डेंजरस में नहीं डालेंगे। सो ये वेल डिफाइंड नहीं है और इसलिए ये सेट नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन ये है लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स। ये 6 क्वेश्चन है जिसमें कि हमें ये दोनों सिंबल्स में से कोई एक सिंबल यूज करना है, जिसे आप जानते हैं, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया हुआ है कि इसका यूज कब करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 के बाद गैप है ए और सेट ए है। हमें ये देखना है कि 5 जो नंबर है वो सेट ए का एलिमेंट है या नहीं। तो सेट ए में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, यानी कि 5 जो कि सेट ए का एलिमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर सिंबल देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 5 ए का एक एलिमेंट है। फिर नेक्स्ट है 8। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 8 नहीं है। 8 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ बिलोंग्स टू नहीं लिखकर डज नॉट बिलोंग टू लिखेंगे। 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 8 जो है सेट ए का मेंबर नहीं है। फिर है 0। आप देख सकते हैं 0 भी सेट ए में नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। फिर है 4। देख सकते हैं 4 सेट ए में है, इसलिए हम कह सकते हैं 4 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट है 2 सेट ए में मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। फिर है 10। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10 सेट ए में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। इस तरह से ये ब्लैंक्स को हम फिल कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है कि रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को कैसे लिखते हैं। इस क्वेश्चन को बेहतर समझने के लिए आपको एक बार मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक बार फिर से रिपीट करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट है जिसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x का वैल्यू -3 से ग्रेटर इक्वल टू है और 7 से लेस है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें इसे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो a इज इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है रोस्टर फॉर्म में जब हम सेट को लिखते हैं तो x के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसे लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, सिंपली वैल्यूज को लिख दिया जाता है और कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर x का वैल्यू एक इंटीजर है और -3 के इक्वल टू ग्रेटर देन है और 7 से लेस है, यानी कि इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो इसका वैल्यू -3 हो सकता है, -3 से ग्रेटर तो -2 हो सकता है, -2 से बड़ा -1 हो सकता है, अगेन 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 एंड 6। चूंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, x का वैल्यू 7 से लेस होना चाहिए, इसलिए हम लोग 6 तक ही लेंगे। 6 के बाद 7 को नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर सेट कंप्लीट हो गया। ये हो गया सेट को हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, जहाँ पर सेट ए के इतने एलिमेंट्स हैं जिसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। दूसरा क्वेश्चन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। फिर से हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है और हमें पता है कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर होता है 1, इसलिए हम लिख सकते हैं 1। दूसरा नेचुरल नंबर होता है 2, सो 2, देन 3, देन 4, देन 5। लेकिन यहाँ सेट में लिखा हुआ है नेचुरल नंबर का वैल्यू लेस देन 7 होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए, मतलब हम 6 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो 5 तक ही ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हम लोग दो सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक सेट दिया हुआ है C इज इक्वल टू x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of the 2 digits is 8। तो सेट ऐसा है कि एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए प्लस दोनों डिजिट्स को ऐड करने से 8 आना चाहिए। 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको पता है 2 डिजिट नेचुरल नंबर 0 से 99 तक होता है। इसमें से हमें ऐसे डिजिट्स को फाइंड करना है जिनको सम करने से 8 आना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए 17। जब आप 17 लिखते हैं 7 + 1 8 आता है। सेकंड है 26, 2 + 6 8। थर्ड होगा
35, 3 + 5 8। इस तरह से आप सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। 44, 53, 62, 71, 80। इतने एलिमेंट्स इस सेट में हो सकता है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं आएगा, क्योंकि 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसका सम करने से 8 आए, यही है। 80 के बाद 8 से ज़्यादा होगा सम, इसलिए ये सेट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। हमें एक प्राइम नंबर का सेट बनाना है जो कि 60 का डिवाइजर हो। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि 60 के कितने डिवाइजर हैं। 60 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है, 3 से किया जा सकता है, 4 से किया जा सकता है, 5 से किया जा सकता है, 6 से किया जा सकता है। इसी तरह फिर 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, फिर 10 से किया जा सकता है, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से किया जा सकता है, फिर 20 से किया जा सकता है, और फिर 30 से किया जा सकता है, और 60। हम देख सकते हैं कि इतने डिवाइजर्स पॉसिबल है। हमें इनमें से, हो सकता है आपको ये दिख नहीं रहा हो, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9 नहीं, 10, 15, 20, 30, 60। 60 के इतने डिवाइजर्स पॉसिबल हैं। और ठीक है, इसमें एक और हो सकता है, 12 भी पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन है हमें वो देखना है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है। आपको शायद पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर किसे कहते हैं। एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे और फिर 1 से कटे और किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 1 को प्राइम नंबर में नहीं रखा जाता है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है क्योंकि इसे फैक्टर्स किया जा सकता है 2 × 2, 5 एक प्राइम नंबर है। इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इस सेट के मेंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे 2, 3 और 5। तो हम कह सकते हैं कि x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो इस सेट में 3 एलिमेंट है, 2, 3, 5, और इसे रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। अब हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3rd क्वेश्चन का 5th पार्ट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में जैसे आपको पता है, लेटर्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं T, R, I, ये लेटर्स हैं इस सेट के, G, O, N। अब नेक्स्ट आता है N के बाद O। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, या रिपीट करना इररिलेवेंट है, इसलिए हम लोग O को फिर से नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट लेटर है M, देन E, अगेन T एक बार लिख चुके हैं इसलिए उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। R को भी लिखा जा चुका है, इसलिए नेक्स्ट है Y। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है 6th पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में कौन कौन से वर्ड्स है, लेटर्स हैं B, E, T, फिर T रिपीट है इसलिए इसको लिखना इररिलेवेंट है, E रिपीटेड है लिखना इररिलेवेंट है, R। तो ये हो गया B सेट इन रोस्टर फॉर्म। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में पहला सेट है A = एक्चुअली सेट का नाम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन को। A = 3, 6, 9, 12। 4 एलिमेंट्स है 3, 6, 9 और 12। B सेकंड सेट में देखिए एलिमेंट्स है 2, 4, 8, 16, 32।
इसी तरह थर्ड सेट में देखिए एलिमेंट्स है 5, 25, 125, 625। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सेट बिल्डर में हम लिखते कैसे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनका कोई प्रॉपर्टी देखना पड़ता है, कॉमन प्रॉपर्टी देखना पड़ता है जो कि सारे एलिमेंट्स फॉलो कर सकते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं इस 3, 6, 9, 12 में कौन सा प्रॉपर्टी हो सकता है। हो सकता है कि 3n होना चाहिए, जहां पर n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो जैसे 3n होगा, अगर तो n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा। जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा। n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा। n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा। यानी कि ये जो सेट A है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, वो प्रॉपर्टी है 3n, 3 into n। तो हमने प्रॉपर्टी का पता लगा लिया, अब हम लिखते हैं इसे। तो सेट को लिखा जाएगा इस तरह, A is equal to x such that x is equal to 3n, x such that x is equal to 3n। लेकिन हमें एक सेट के वैल्यू को लिमिट करना है, क्योंकि 3n में फिर 5 भी पुट किया जा सकता है, 6 भी पुट किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं करना है हमें। और दूसरी बात एक ये भी चीज मेंशन करना जरूरी है कि जो नंबर्स हैं n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, होल नंबर पुट कर रहे हैं, जिससे कि वो वेल डिफाइंड हो जाए। अभी ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। तो इसे वेल डिफाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमने ये बताया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां ये क्लियर हो गया कि n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह हो सकता है। लेकिन फिर हमें और इसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा n इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ये सेट कंप्लीट हुआ, x such that x is equal to 3n where n belongs to natural number and n is equal to less than 4। तो हम क्या कर सकते हैं, n का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 4 के बाद पुट नहीं कर सकते हैं। जब हम 1 पुट करेंगे तो 3n, 3 into 1 3 आएगा। जब हम 2 पुट करेंगे तो 3 into 2 6 आएगा। जब हम 3 पुट करेंगे 3 into 3 9, एंड जब 4 पुट करेंगे तो 3 into 4 12। तो इस तरह से हम किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि n के वैल्यू को, क्योंकि n का वैल्यू लिखा गया है ना, n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या बुक में ऐसा भी हो सकता है n इज स्मॉलर देन 5। जब n इज स्मॉलर देन 5 होगा तो ऑब्वियस है कि आप 1, 2, 3, 4 तक ही पुट कर सकते हैं, 5 को पुट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब हम फिर से सेट बी के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी सोचते हैं, आप भी सोचिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 का पावर 1 है। अगर इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 लिखा गया, 4 को 2 का पावर 2 लिखा गया। इसी तरह 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो हम एक कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल है कि कॉमन प्रॉपर्टी है 2 टू द पावर n। अब हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर x सब्जेक्ट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, x सब्जेक्ट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब हम इसे स्पेसिफाई करना है, n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और n का वैल्यू देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो n का वैल्यू 5 के इक्वल होना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए। जब हम इस चीज को लिख देते हैं, इस चीज को मेंशन कर देते हैं, तो n का वैल्यू हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5। तो जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 1 2 हो जाता है। जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 2 4 हो जाता है, जो कि यहाँ है। फिर 3 पुट करने से 8 आता है, 4 पुट करने से 16, 5 पुट करने से 32। इस तरह सेट कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड पार्ट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में है सेट सी इज इक्वल टू 5, 25, 125, 625। फिर से हम एक कॉमन प्रॉपर्टी को फाइंड करने का कोशिश करते हैं।
जैसे कि यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी ये दिख रहा है कि 5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1, 25 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2। जब 5 का पावर 3 किया जाएगा तो 125 आएगा, जब 5 का पावर 4 किया जाएगा तो 625 आएगा। इससे ये पता चल रहा है कि कॉमन प्रॉपर्टी है 5 टू द पावर n। तब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा इस तरह, c इज इक्वल टू x such that x is equal to 5 to the power n। यही है, x such that x is equal to 5 to the power n। लेकिन n क्या होना चाहिए? n होना चाहिए, n belongs to नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और ये होना चाहिए कि n का वैल्यू या तो 4 के इक्वल हो या 4 से कम हो। यानी कि वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3 एंड 4, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है। और एक बात, 1 से नीचे पीछे भी नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर रखा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 0, -1 ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो वैल्यू कहां से कहां तक हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4। इस तरह से जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि उस सेट को वेल डिफाइंड किया जाए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी वो सेट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट, जहां पर एक सेट दिया हुआ है d इज इक्वल टू 2, 4, 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? आप ऑब्वियसली देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो नंबर्स है वो 2 के मल्टीपल हैं, तो आप कॉमन प्रॉपर्टी लिख सकते हैं 2n। कॉमन प्रॉपर्टी ये हो सकता है 2n, जहां पर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे तो 6। यानी कि n के जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स पुट कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए आपको नेचुरल नंबर्स भी इन्फिनिटी तक आपका नेचुरल नंबर जा सकता है। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि लिखा कैसे जाए। लिखने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह है, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। अब n का वैल्यू क्या हो सकता है? क्या n 1.5 हो सकता है? नहीं हो सकता है, n नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से इससे पहले के क्वेश्चंस में फिर हम n का वैल्यू भी लिखते थे कि n का वैल्यू किससे ग्रेटर होना चाहिए या किसी से स्मॉलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये सीरीज इनफाइनाइट नंबर्स में जा रहा है, इसलिए हमें n के वैल्यू को लिमिट करने का कोई जरूरत नहीं है, n के वैल्यू को स्पेसिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये सेट रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट हो गया। x such that x is equal to 2n where n belongs to natural number। नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4। 1 पुट करने से 2, 2 पुट करने से 4, 3 पुट करने से 6, और ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट। सेट दिया हुआ है e इज इक्वल टू 1, 4, 9 डॉट 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 अप टू 100। फिर से यहाँ पर आप कॉमन प्रॉपर्टी सोच सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है। पहले है 1 का स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में है 2 का स्क्वायर, थर्ड पार्ट में है 3 का स्क्वायर, इस तरह से, और लास्ट है 10 का स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? n स्क्वायर हो रहा है। नंबर्स को पुट करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। 1 पुट करना है, स्क्वायर कर देना है तो 1 आ जाएगा। n की जगह 2 पुट करना है, स्क्वायर करना है तो 4 आ जाएगा। n की जगह 3 पुट करना है, स्क्वायर कर देना है तो 9 आ जाएगा। यानी कि हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है x such that x is equal to n स्क्वायर। ठीक है, x क्या है? n स्क्वायर है। जहां पर n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिख रहा है आपको n नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या है ये इनफाइनाइट सीरीज है? नहीं, यहाँ पर n का वैल्यू मैक्सिमम 10 हो सकता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100। उसके बाद सीरीज क्लोज है, मीन सेट क्लोज है, तो आपको वैल्यूज भी मेंशन करने होंगे। तो n इज इक्वल टू ग्रेटर देन, n इज लेस देन इक्वल टू 10। n का वैल्यू 10 से कम होना चाहिए या 10 के बराबर होना चाहिए। जब 10 से कम होगा तो 1, 2, 3, 4 अप टू 9, और जब 10 पुट करेंगे तो 100 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। तो 5th क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। एक सेट दिया हुआ है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें उसके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना है।
मतलब उसके सारे एलिमेंट्स को लिखना है। इसका मतलब यही हुआ कि हमें उसे रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया हुआ है जिसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला सेट है a is equal to x such that x is an odd natural number। x क्या है? x एक नेचुरल नंबर है जो कि ऑड है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ये है नेचुरल नंबर। लेकिन इन नेचुरल नंबर्स में से हमें सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो 1 जो कि ऑड नेचुरल नंबर है, देन 3 जो कि ऑड नेचुरल नंबर है, इसी तरह फिर आएगा 5 जो कि ऑड नेचुरल नंबर है। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। इसलिए इस सेट को हम इस तरह लिस्ट कर सकते हैं या रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स भी हैं और ऑड नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन, बी एक सेट दिया हुआ है x such that x is an integer जो कि x का वैल्यू -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो x क्या है? x हमारा इंटीजर है। पहले तो हमें ये देखना है कि x इंटीजर है और फिर उसके वैल्यूज जो है -1/2 यानी कि -0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। तब आप खुद सोच सकते हैं, ऐसे इंटीजर्स को आप सोचिए जो कि -0.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है। तो -0.5 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर आता है वो है 0, उसके बाद 1, देन 2, देन 3, देन 4, और ऑब्वियसली हम 5 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें जो इंटीजर लेना है वो 4.5 से लेस लेना है, तो 5 नहीं लिख सकते हैं। यानी इस सेट में इतने एलिमेंट्स हुए। तो इस सेट को रोस्टर फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है 0 1 2 3 4 और सेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए, x such that x is an integer and values are greater than -half and less than 9/2। तो पहले हमने इसको पॉइंट में वैल्यूज फाइंड किए। -0.5 से बड़ा होना चाहिए, +4.5 से छोटा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। 0 एक इंटीजर है जो कि -0.5 से बड़ा है। देन 1 2 3 4 के बाद 5 नहीं लिया जा सकता है क्योंकि हमें 4.5 से लेस वैल्यूज लेना है और इधर भी हम -1 नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का पार्ट थर्ड। इसमें दिया हुआ है C एक सेट है x such that x is an integer x² less than equal to 4। तो यहाँ हमें देखना होगा कि x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है जो कि 4 से कम और 4 के बराबर होना चाहिए, 4 से कम या 4 के इक्वल होना चाहिए। तो हम जैसे 0 पुट करते हैं तो 0² क्या आता है 0, तो ये सही है, 4 से कम है। 1² 1 4 से कम है। 2² 4 जो 4 से कम तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट 4 के इक्वल है और हम इसे भी ले सकते हैं, इस सेट में ऐड कर सकते हैं। फिर जब हम -1 पुट करते हैं तो -1² = 1 जो कि 4 से कम है। -2 पुट करते हैं तो -2² = 4 जो कि 4 के इक्वल है। लेकिन इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि x इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू अगर पुट करते हैं जैसे कि 0 1 2, तो 3 अगर हम पुट करते हैं 3² = 9, 9 4 से बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 4। तो ये 3x के जगह हम पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम -1 -2 के बाद -3 पुट करते हैं तो -3² = 9 जो कि अगेन 4 से स्मॉल नहीं है, 4 से ग्रेटर है, तो इसे भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये इक्वेशन वैलिड है 5 वैल्यूज के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, -1 एंड -2, यही 5 वैल्यूज पर ये इक्वेशन वैलिड है। आप फिर से देख लीजिए, जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं 0² = 0 दैट इज लेस देन 4, तो ये वैलिड है। जब हम 1 पुट करते हैं 1² = 1 दैट इज अगेन लेस देन 4, तो ये भी वैलिड है। जब हम 2 पुट करते हैं 2² 4 = 4,
तो जैसा कि इक्वेशन में दिया हुआ था एक्स स्क्वायर या तो 4 से कम होना चाहिए, 4 के बराबर भी हो सकता है, तो 4 के बराबर, यानी कि ये भी इक्वेशन, ये भी पॉइंट वैलिड है। अगर -1 पुट करते हैं, दैट इज -1 का स्क्वायर 1, 4 से कम है। -2 पुट करते हैं, -2 स्क्वायर 4, अगर इक्वल टू 4, तो ये दोनों वैल्यूज भी पॉसिबल है। इसके अलावा कोई भी इंटीग्रल वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया आपको, 3 पुट करके 9 आया जो कि वैलिड नहीं है, -3 पुट करके अगर 9 आया जो कि वैलिड नहीं है। तो इस तरह से इस सेट को हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरह। C इज इक्वल टू वैल्यूज होंगे -2, -1, 0, 1 और 2। सिर्फ इतने ही वैल्यूज पॉसिबल है। एक और बात है जो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, और वो मेथड ये है जिसमें हम साइन को चेक करते हैं। जैसे इस इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता था, एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x -2 x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। जैसा कि आपको पता है, एक्स स्क्वायर -4 को a स्क्वायर -4 को 2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसे a - b और a + b के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें चेक करना होता है कि साइन स्कीम कहाँ पर वैलिड है। जब आप नंबर लाइन पर पुट करते हैं तो आप इसके थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को पुट कीजिए नंबर लाइन पर, जैसे कि -2 और +2। और अब आपको सोचना है कि कहाँ पर वैल्यूज पॉजिटिव है और कहाँ पर वैल्यूज नेगेटिव है। जैसे देखिए, अगर आप 2 से हायर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो 2 से कोई भी वैल्यू पुट अगर हायर करते हैं तो 3 - 2 जो कि पॉजिटिव है, और 3 + 2 ये भी अगेन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने के कारण साइन स्कीम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है कि ये इक्वेशन वैलिड नहीं रह जाता है, ये पार्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब है ग्रेटर देन 0, और लेकिन ये होल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो साइन स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज पॉजिटिव मिलेगा। फिर अगर हम -2 से नीचे का कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हम पुट करते हैं -3, तो -3 पुट करने से -3 - 2 दैट इज -5, और -3 पुट करने से इस पार्ट में -3 + 2 दैट इज -5 × -1 जो कि +5 हो जाएगा। यानी कि -2 से पीछे का कोई भी वैल्यू पुट किया जाए तो इक्वेशन में पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन हमारा इक्वेशन कब सेटिस्फाइड है, जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से x - 2 × x + 2 तो वैल्यूज या तो 0 या 0 से कम आना चाहिए, यानी कि नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू सिर्फ यहां पर पॉसिबल है, -2 से +2 के बीच में ही नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है। इसलिए इंटीग्रल वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो -2, -1, 0, 1 और 2 यही वैल्यू पॉसिबल है, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अगेन 2 से हायर वैल्यूज में प्लस, -2 से लोअर वैल्यूज में प्लस, सिर्फ -2 से +2 के बीच में ही नेगेटिव साइन आ रहा है, जो कि हमारा इक्वेशन का डिजायर्ड क्राइटेरिया है, रिक्वायर्ड है। अगर आप साइन स्कीम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने साइन स्कीम पर एक अलग से वीडियो बनाकर रखा है, जिसे आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का पार्ट 4। यहाँ पर सेट दिया हुआ है, सेट D इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयर, और इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, एलिमेंट्स को लिखना है। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, पहला एलिमेंट होगा L। लोअर वर्ड में कौन सा एलिमेंट है, एक L है, फिर एक O है, फिर एक Y है, फिर एक A है, एंड अगेन L को फिर से नहीं लिखना है क्योंकि वर्ड्स का रिपीटेशन इररिलेवेंट है। तो 4 एलिमेंट हुए इस सेट में। नेक्स्ट है 5th पार्ट
एक सेट ई दिया हुआ है जिसमें एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ मंथ इन अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक मंथ में, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, उसमें फरवरी 28 या 29, कुछ मंथ्स 30 डेज के और कुछ 31 डेज के। हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें सिर्फ वही मंथ होना चाहिए जो कि 31 डेज नहीं है। फिर से देख लीजिए, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ मंथ इन अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा होगा लिस्ट करते हैं। सबसे पहले जनवरी नहीं होगा क्योंकि जनवरी में 31 डेज है। पहला कौन होगा? फेब हो सकता है। मार्च नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें 31 डेज है। अप्रैल हो सकता है। मई नहीं हो सकता है क्योंकि 31 डेज है। जून हो सकता है। जुलाई नहीं हो सकता क्योंकि 31 डेज है। अगेन अगस्त में 31 डेज है। सितंबर हो सकता है क्योंकि 30 डेज है। अक्टूबर नहीं हो सकता है। नवंबर हो सकता है। दिसंबर नहीं हो सकता है। तो सेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स है फेब, अप्रैल, जून, सेप, नवंबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन के 6th पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 का 6th पार्ट। एक सेट एफ दिया हुआ है। एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। मतलब कि एक इंग्लिश अल्फाबेट में एक ऐसा कॉन्स्टेंट्स को लिखना है, ऐसे कॉन्स्टेंट्स को लिखना है जो कि के से पहले आते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होगा? क्या ए होगा? नहीं, ए एक वॉवेल है तो ए को नहीं लिख सकते हैं। बी लिख सकते हैं, कॉन्सोनेंट है। सी लिख सकते हैं, कॉन्सोनेंट है। डी लिख सकते हैं, कॉन्सोनेंट है। अगेन ई को नहीं लिख सकते, ई एक वॉवेल है। एफ लिख सकते हैं, जी, एच, आई को नहीं लिख सकते हैं, आई एक वॉवेल है। जे लिख सकते हैं और के को तो लिखना नहीं है क्योंकि के पहले के एलिमेंट्स को लिखना है। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। ये लिखा गया है रोस्टर फॉर्म में। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 एलिमेंट्स हैं। इस तरह कभी लिखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज इक्वल टू 7। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं और उसको कैसे डिनोट किया जाता है तो उसको इस तरह डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एफ इज इक्वल टू 7। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 6th क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअली मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 4 सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और वही 4 सेट फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें मैच द फॉलोइंग करना है या फिर बताना है कि कौन सा सेट सेट बिल्डर फॉर्म का है जो कि रोस्टर फॉर्म से कॉरेस्पॉन्ड करता है। जैसे कि पहला देखिए, ये सेट रोस्टर फॉर्म में है। 1 2 3 और 6 इसके एलिमेंट्स है। एक सेट है जिसका एलिमेंट्स है 2 और 3। एक सेट है जिसका एलिमेंट्स है MATHEICS और एक सेट है जिसका एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। ये तो क्लियर है। हम सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे पहला देखिए, ए में है एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। अब हमें देखना है कि वो डिवाइजर ऑफ 6 भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि 6 का डिवाइजर कौन कौन होता है। 6 का डिवाइजर आपको ये पता होना चाहिए कि डिवाइजर मतलब कि वो ऐसे नंबर्स जो 6 को डिवाइड कर सकता है या 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 6। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो कि 6 के डिवाइजर है। लेकिन हमें प्राइम नंबर भी चाहिए। 6 का डिवाइजर होने के साथ साथ से प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो आपको पता है 2 एक प्राइम नंबर है और 3 एक प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि ये इस सेट का 2 एलिमेंट होगा 2 और 3 जो कि सेकंड में है। तो सेट ए इस सेट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और 10 से कम। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन हो सकते हैं? 1 होता है ऑड नंबर नेचुरल नंबर, 3 होता है ऑड नेचुरल नंबर, 5 है,
7 है और 9 है। 11 भी नेचुरल नंबर है जो कि ऑड नेचुरल नंबर है, लेकिन हमें 10 से नीचे, 10 से कम वैल्यूज वाले नेचुरल नंबर्स को लेना है। यानी कि इसके एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9, जो कि यहाँ पर है 1 3 5 7 9, यानी कि सेट पी जो है फोर्थ सेट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। थर्ड हम देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। पहला वाला क्वेश्चन में देखिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए था, डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए था और प्राइम नंबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो डिवाइजर ऑफ 6 कौन कौन है? डिवाइजर ऑफ 6 है 1 2 3 6, जो कि यहाँ पर है। तो ये सी सेट फर्स्ट सेट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट है, एक ही बचा और ऑब्वियसली दिख भी रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लेटर्स को इसमें से क्लोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, जैसे कि देखिए एम, अगेन ए, देन टी, देन एच, देन ई। फिर एम नहीं है क्योंकि आपको पता है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। देन ए, अगेन रिपीटेड वर्ड इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है फिर से। देन टी, अगेन रिपीटेड वर्ड इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है। देन आई है, फिर सी है और देन एस है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को आप समझ सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे जब हम एक्सरसाइज 1.2 को डील कर रहे होंगे। आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप चाहे तो इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने के बाद, वो वीडियो देखने के बाद आप सारे एक्सरसाइज को इजीली समझ पाएंगे। इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 देखें, 1.2 देखें और आगे भी मैं फर्दर वीडियोस लाता रहूंगा, उसको आप देखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।